एक्चुअली मैं यहाँ बाराबंकी में सरस्वती छात्रावास था, तो मैं इंटर में पढ़ता था यहाँ पे अजीमुद्दीन अशरफ इस्लामिया इंटर कॉलेज में। उसी साल मैंने एडमिशन कराया था और मैं हॉस्टल में रहता था। तो ये 12 फरवरी सन 1988 को मानवर काशीराम साहब डीएवी कॉलेज के मैदान में उनका कार्यक्रम लगा। तब हम लोग रात रात ये जो नील होता है, नील को खरीद करके 2 4 5 रुपए का नील खरीदते थे, दतून की कूची से हम लोग दीवारों पे लिखते थे। जो मानवर काशीराम साहब के बताए हुए नारे थे उनको लिखते थे। फिर 12 फरवरी सन 1988 को डीएवी कॉलेज के मैदान में मानवर काशीराम साहब आए। हम लोग उनके भाषणों से, उनकी बातों से बड़ा प्रभावित हुए और हम लोग स्टूडेंट लाइफ से उनके साथ जुड़ गए। फिर जहाँ जहाँ उनकी मीटिंगें होती थी, चाहे पंजाब हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे जिस प्रदेश में हो, हम लोग उन्हीं साथ रहते थे, साथ जाते थे। तब मैं पढ़ता था, पढ़ाई भी करता था और जहाँ मीटिंगें होती थी वहाँ भी मैं जाता था उनके साथ में। तो हम लोग एक कारवां को आगे बढ़ाने में उनके साथ जुड़ गए। फिर हम उनके साथ कई जगह पे हम लोगों ने साइकिलें भी चलाई मानवर साहब के साथ में। हम लोग बड़ा बड़ा सौभाग्यशाली हैं कि मानवर काशीराम जैसे देश के इतने बड़े नेता के साथ हम लोग काम करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। इसके लिए हमको बहुत खुशी होती है। दिल्ली के एक प्राइमरी स्कूल में वहाँ पे टीचर थी, तो काशीराम साहब वहाँ पे गए थे। उस मालवंकर हॉल है, मालवंकर हॉल दिल्ली में कोई एक मीटिंग हो रही थी। तो उस मीटिंग में ये बोल रही थी मान्या बहन जी, तो काशीराम साहब की नज़र पड़ी और काशीराम साहब ने इनसे घर गए, इनके पिताजी से बात किया और फिर जो है इनके साथ जुड़ गई। जब जुड़ गई तो ये तैयारी कर रही थी आईएएस बनने की। तो काशीराम साहब ने इनसे कहा कि आपको डीएम क्या बनना है, आपको मैं सीएम बनाऊंगा। तो उस बात पे उनको एहसास हुआ कि डीएम की नौकरी तो बहुत छोटी होती है और इस देश में, इस प्रदेश का सीएम बनना बड़ी बात होती है। तो उनसे जुड़ गई और वो काम करना शुरू कर दिया। देखिए, मैं लखनऊ यूनिवर्सिटी में पढ़ता था उस पीरियड में, और ये मैं कार्यक्रम में बहुजन समाज पार्टी के सारे कार्यक्रम में एक बहुजन संगठक पेपर निकलता था, हम लोग उसको पढ़ते थे। फिर कैडर कैंपों में जाते थे, कैडर कैंप के साथ में रहते थे। और उसके बाद में फिर जो है हम लोग क्या कहते हैं, जब सरकार बनी, माननीय मुलायम सिंह जी की सरकार जब बनी, तो उस पीरियड में बंगला नंबर 3 दारुल शिफा हुआ करता था, जो काशीराम साहब ने अलॉट करवाया था बहुजन समाज पार्टी के लिए। तो हम वहाँ एक ऑफिस बियरर के हिसाब से काम करते थे। हम टाइप करते थे वहाँ पे और ऑफिस बियरर की तरह काम करते थे। तो हम बात कर रहे हैं पूर्व मुख्यमंत्री मायावती जी के ओएसडी रह चुके सुरेश जी से। हम बात करेंगे उस ऐतिहासिक घटना की जो 2 जून 1995 को हुआ था, लखनऊ का मशहूर चर्चित गेस्ट हाउस कांड। कैसे इसकी शुरुआत हुई थी उस दिन? समर्थन वापसी के बाद से आक्रोश था, क्या था ये पूरा मामला? देखिए, उस समय समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी की मिलीजुली सरकार चल रही थी। उसी पीरियड में जिला पंचायत के चुनाव चल रहे थे। तो चुनाव में कब हुआ ये कि जैसे बीएसपी और समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट आमने सामने हो गए थे। इसके कारण थोड़ा सा मनमुटाव हुआ मानवर साहब और माननीय मुलायम सिंह यादव जी में। मानवर साहब यहाँ दिल्ली से चलकर फ्लाइट से लखनऊ आए और यहाँ अपने विधायकों से, अपने मंत्रियों से सलाह मशविरा किया कि आगे गठबंधन चलाया जाए या न चलाया जाए। फिर मानवर काशीराम साहब माननीय मुलायम सिंह यादव जी से मिले और अपनी बात बताई कि हमारे समाज के ऊपर अन्याय अत्याचार न हो। ये समझा करके, ये बात करके चले गए दिल्ली। उधर से माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जो इस समय प्रेजेंट टाइम पे हैं बहन जी, उसमें महासचिव हुआ करती थी, मायावती जी राष्ट्रीय महासचिव हुआ करती थी। वो आई 1 तारीख को। ये गेस्ट हाउस कांड जो हुआ है वो मीराबाई मार्ग स्टेट गेस्ट हाउस कांड है वो। तो हम सभी विधायकों को बुलाया गया, मिनिस्टर जो सरकार में शामिल थे उनको बुलाया गया। और चूँकि हम ऑफिस बियरर थे बंगला नंबर 3 दारुल शिफा बहुजन समाज पार्टी स्टेट ऑफिस का, तो हमको भी बुलाया गया। सारे विधायक आए, सारे मिनिस्टर आए गेस्ट हाउस में। फिर उसके बाद में हमसे कहा कि आप जो है पत्र टाइप कीजिए सरकार समर्थन वापसी का। तो हमने सरकार समर्थन का वापसी का पत्र टाइप किया माननीय महामहिम जी के नाम, और सारे विधायकों से दस्तखत कराए गए, सारे मिनिस्टरों से दस्तखत कराए गए। उसके बाद में सरकार से समर्थन वापसी का पत्र जो है माननीय महामहिम जी के पास माननीय जी लेकर गईं और समर्थन वापस हो गया। सरकार से समर्थन जो वापस हो गया तो सारे लोग आक्रोशित हो गए। फिर सब लोग वहाँ पे आना शुरू हो गए, काफ़ी लोग वहाँ पे इकट्ठे हो गए।
कुछ ब्यूरोक्रेट भी आए, तो दरवाज़ा तोड़ रहे थे, गाली दे रहे थे सब लोग। अब उसमें कुछ अराजक तत्व थे और हमारे विधायकों को, जो उस समय प्रेजेंट टाइम के विधायक थे, उनको उठा उठा के गाड़ियों से लिए जा रहे। जो ये भीड़ जो आई वो समाजवादी पार्टी के नेता और उनके समर्थक साथ में। समाजवादी पार्टी के कुछ बड़े नेता थे, कुछ जो है उसमें और लोग थे, उसमें बैड एलिमेंट भी थे काफ़ी लोग उसमें। तो इस बात को कुछ दलित ब्यूरोक्रेट भी वहाँ पे थे, जैसे राय सिंह जी वगैरह थे, चंद्रपाल जी वगैरह थे, तो उन्होंने भी जो है इस घटना की निंदा किया। और उस पीरियड में फिर हम लोग उस गेस्ट हाउस में, एक थे कैप्टन रिजवी जो बाद में ओएसडी बनाए गए थे, मैं खुद था, अंगद यादव जी थे जो पूर्व मंत्री थे, राम लखन वर्मा जी जो स्वर्गीय हो गए हैं वो साथ में थे। उसके बाद में जब समर्थन वापस हुआ तो यहाँ जब ये घटनाएं घटने लगी, भीड़ आक्रोशित होने लगी, ब्यूरोक्रेट्स आने लगे और तमाम प्रकार के भद्दी भद्दी गालियाँ और जान से मारने की सब व्यवस्था करने लगे। और ये पूरा प्रशासन बिल्कुल उस समय का गुंडागर्दी पे उतारा हो गया। तो ये बात को पार्लियामेंट में पहुंचाई गई। उसमें पार्लियामेंट में स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी नहीं, वो बात क्या धक्का मुक्की तक पहुंच गई थी? ये लोग सब अंदर पहुंच गए थे, क्या हुआ था? काफ़ी धक्का मुक्की हुई, विधायकों को मारा पीटा गया, जो हमारे मंत्री जी उस पीरियड के थे उनको मारा पीटा गया, गाली गलौज दिया गया, ईंटा पत्थर चलाए गए। हम लोग, जिसमें माननीय बहन जी थीं, दरवाजे पे सोफा लगाए हुए थे और दरवाज़ा लोग तोड़े डाल रहे थे। किसी तरीके से हम लोगों ने जान उनकी बचाई कि चाहे हम लोगों की जान भले चली जाए लेकिन माननीय बहन जी को हम लोग सुरक्षित रखेंगे। तो उस वक्त तो पुलिस भी बहुत बड़ी संख्या में मौजूद थी। एक्चुअली में पुलिस तो सरकार के पक्ष की होती है ना, तो चूंकि उस पीरियड में सरकार थी तो सरकार तो डीजीपी तो उसी का आर्डर मानता है ना जिसकी सरकार होती है। भाई डीएम हो, कप्तान हो, जिन प्रशासन के जो और लोग बड़े बड़े पदों पे, उच्च पदों पे बैठे हैं, तो सरकार के इशारे पे काम करते हैं जी। तो क्या ये कहा जाता है कि मायावती जी के भी कपड़े वपड़े फट गए थे, ऐसा हुआ था? नहीं, कपड़े फाड़ने की बात गलत है, चूँकि मैं साथ ही में था। हाँ, दरवाज़ा जरूर तोड़ रहे थे, अगर वो अंदर आ जाते तो कोई भी घटना घट सकती थी, लेकिन अंदर नहीं आए। हम लोग दरवाज़ों पे सोफे लगाए हुए थे, तो इसलिए वो लोग अंदर, भीड़ तंत्र जो है वो अंदर कमरे के नहीं आ पाई और बाहर पथराव होता रहा, गाली गलौज होता रहा, पानी काट दिया गया, गैस के सिलेंडर ले आए गए, बिजली काट दी गई। ये तो सारी घटनाएं हुई। महिला हो और इस सिचुएशन हो तो दबाव, तो मानसिक दबाव तो है ही है और डरी हुई भी थी। लेकिन उसके बाद हुआ ये कि अच्छी खबर आई कि अटल बिहारी वाजपेयी जी स्वर्गीय पार्लियामेंट में थे, तो उनको जब जैसे ही जानकारी हुई तो वहाँ से ब्रह्मदत्त द्विवेदी जी, राम कुमार वर्मा जी और मिश्रा जी, इन लोगों को वहाँ से गेस्ट हाउस भेजा। ये लोग जब गेस्ट हाउस में आ गए और माननीय बहन जी के साथ बैठे तो उनको थोड़ी राहत की चैन मिली। एक चीज़ ये बताइए कि आप मायावती जी के, काशीराम जी के बहुत करीबी रहे। कई जब महत्वपूर्ण फैसले होते थे, लिखवाए जाते थे, उस वक्त भी आप वहाँ पे मौजूद रहते थे। एक नारा चला था उस ज़माने में कि तिलक तराजू और तलवार, इनको मारो जूते चार। इससे एक अलग इमेज डेवलप हुई थी मायावती जी की। और उसके बाद में जो है, जब वो उनका जो है वो सिनेरियो चेंज हुआ, ब्राह्मणों की पार्टी दखल ज़्यादा हो गए, तो क्या पार्टी को इससे नुकसान हुआ? देखिए, ऐसा है कि पहले कांग्रेस की सरकारें हुआ करती थी, तो चूंकि ये दलित समाज जो है, दलित समाज कांग्रेस में उठ देता था। उसके बाद एक उसको ये था कि हमारी लीडरशिप क्यों नहीं है, भाई हमारा मुख्यमंत्री क्यों नहीं है। तो दलित समाज उस समय थोड़ा थोड़ा जागरूक हो रहा था, तो उसको ये लगा कि ये हमारे समाज की हैं, हम इनको सपोर्ट करें, इनको वोट दें, इनको मुख्यमंत्री बनाया जाए। तो कांग्रेस से शिफ्ट होकर के बहुजन समाज पार्टी में आ गया। फिर जो नारा की आपने बात किया, तिलक तराजू और तलवार, इनको मारो जूते चार, ये नारा हकीकत में था, हम लोग लिखते भी थे इसको। उसी के फलस्वरूप जो दलित एकजुट हुआ, उसी सब नारों की वजह से ही एकजुट हुआ। पहली सरकार में जब आपने देखा होगा कि यहाँ पे पेरियार मेला मानवर काशीराम साहब ने लगवाया था लखनऊ में,
तो उसकी वजह से फिर बहुत ज़्यादा संख्या में लोग जुड़ने लगे और छोटी छोटी जातियों को, जैसे चौहान है, बिंद है, मल्लाह है, निषाद है, राजभर है, कुर्मी है, तेली है, चौर, इस तरीके से छोटे छोटे जो जातियां थी उनको टिकट दिया माननीय काशीराम साहब ने, उनको एमएलए बनाया। उसके बाद उनको सरकार में भागीदारी दिया, मिनिस्ट्री में सबको रखा, पूरी भागीदारी के हिसाब से रखा। तो आदमी आकर्षित हुआ, जुड़ा। लेकिन बीच में जब माननीय काशीराम साहब की तबीयत खराब हुई और उनको जो है उनको बीमारी, हार्ट की बीमारी हो गई, तो वो बेचारे काफ़ी परेशान थे। लेकिन वो पूरा कैप्चर जो है माननीय बहन जी ने पूरे पार्टी को, संगठन को कैप्चर कर लिया। तो जो पुराने लोग थे उनको धीरे धीरे करके निकाल देना, कोई ब्लेम लगा करके निकाल देना, फिर उनको टिकट नहीं देना, फिर उनको कोई पदाधिकारी नहीं बनाना, तो वो बेचारे धीरे धीरे सब हताश हो गए, निराश हो गए, फिर धीरे धीरे वो दूसरी पार्टियों में शिफ्ट होने लगे। अच्छा, हम लोग एक कवि सम्मेलन में गए तो उसमें एक शायर थे उस्मान मिनाई, उन्होंने एक शेर पढ़ा कि लोगों का खून तक निचोड़ लेती है और टिकट के लिए 2 करोड़ लेती है। बड़ा जोर का शोर मचा। तो ये जो आरोप हैं, आप करीब तक रहे, इनमें क्या सच्चाई? सीधे उनसे डील होता था या और कोई लोग डील कर लेते थे जो बदनामी वहाँ तक जाती थी? नहीं, देखिए, पहले तो ये रहा कि पहले तो माननीय काशीराम साहब जब तक रहे तब तक तो ये पैसा का चलन था नहीं। लेकिन ये बात सच है कि ये पैसे का चलन शुरू हुआ, फिर बड़े बड़े पूंजीपति लोग आ गए, जयंत मल्होत्रा आ गए। जयंत मल्होत्रा को काहे के लिए बनाया गया राज्यसभा भाई? उनको पैसा लेकर ही तो बनाया गया। इतने बड़े पूंजीपति को उनका पार्टी से क्या मतलब रहा? अच्छा, आपके साथ भी कहा गया कि आपसे पैसा ले लिया किसी ने, उसके बाद पैसा वापस नहीं किया? ये देखिए, एक्चुअली में ये जो कोऑर्डिनेटर के माध्यम से, जो कोऑर्डिनेटर थे, इनको कोऑर्डिनेटर बनाया गया। अब वो देसी भाषा में अगर आप कहिए तो इनको जैसे कुर्क अमीन की तरह ये लोग आते थे, पैसा वसूली करते थे, वहाँ पैसा कम देते थे, अपनी पेट ज़्यादा भरते थे, मतलब बंदर बांट एक तरह करने लगे। तो इसमें जो जो पुराने पार्टी के वफादार सिपाही थे, कर्मठ कार्यकर्ता थे और अपना खून पसीना को लगाया, अपने परिवार को सड़क पे लाकर खड़ा कर दिया, और बड़े बड़े बुद्धिजीवी, डॉक्टर, इंजीनियर, इन लोगों ने बामसेफ के माध्यम से न मालूम कितना पार्टी को बढ़ाने के लिए पैसा दिया। जब सरकार बन गई, सरकार बनने के बाद में पैसे की क्या आवश्यकता थी? मेंटेनेंस के नाम पे अलग पैसा लेना, बर्थडे के नाम पे अलग पैसा लेना, टिकट के नाम पे अलग पैसा लेना। आपने 5 करोड़ रुपया दिया, कोई दूसरा 6 करोड़ वाला आ गया, उसको टिकट दे दिया। तो हमारा कार्यकर्ता धीरे धीरे हतोत्साहित हो गया, फिर उनको फिर छोड़ने लगा। फिर जो दलित समाज के नेता के रूप में स्थापित थी मायावती जी, उनके विकल्प के तौर पर कौन नज़र आ रहा है? या इस वक्त चंद्रशेखर जी का जो एक चल रहा है, और चल रहा है युवाओं में, क्या वो एक विकल्प के तौर पर आ सकते हैं? नहीं, चंद्रशेखर जी अच्छा काम कर रहे हैं, इसमें दो राय नहीं है। देखिए, आज का हमारे समाज का युवा चाहता है, या आज की जो पीढ़ी चाहती है कि फैसला ऑन द स्पॉट। देखिए, वो बहन जी हमारी जो है ट्वीट करती हैं, घर से बाहर उनको निकलना नहीं है। लेकिन हमारे समाज के वो नेता आगे बढ़ के, कोई घटना होती है, कोई अन्याय अत्याचार होता है समाज के प्रति, वो तुरंत वहाँ पहुँचते हैं। तो अच्छी बात है, हमारे समाज के लोगों को आगे बढ़ना चाहिए। तो देखते हैं कि कौन आगे बढ़ता है, कितना आगे जाता है, लेकिन फिलहाल हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं।